दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। चुनाव एक ऐसी परिघटना है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, वोट करने वाली जो जनता है, अगर दोनों के बारे में एक आकलन आप करें तो पता चलेगा कि जनता में ज़्यादा बेचैनी होती है अपने समर्थन की पार्टी को जिताने की, और जिसका विरोध कर रही है जनता उसको हराने की। राजनीतिक दलों में होड़ होती है कि कौन सत्ता तक पहुंचेगा, कौन ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरेगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनके बीच में मोल तोल भी होती रहती है, अंदर भी बाहर भी। यानी अंदर का मतलब कि बहुत सारे नेता कौन टिकट पाए, कौन ना पाए, कौन मंत्री बने, कौन ना पड़े, इस पर बड़ी मोल तोल होती रहती है। इसके अलावा किन किन दलों से गठबंधन करना है, किन दलों से गठबंधन नहीं है फिर भी उनसे मिलकर किस किस कैंडिडेट को हरा देना है, किसको जिता देना है, अगर इनर पार्टी स्ट्रगल है तो ये सब बहुत होता है। तो मुझे कई बार लगता है कि लोकतंत्र में जनता जो है वो अपने राजनीतिक दलों के मुकाबले ज़्यादा उसका कमिटमेंट होता है, उसमें ज़्यादा बेचैनी होती है, ज़्यादा एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बिहार के चुनाव को हम देखें इस नज़रिए से तो मुझे ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। मैं पिछले दिनों बिहार गया था, हालांकि बहुत कम दिन के लिए गया था और तब तक चुनाव का माहौल नहीं बना था। तो मैं देख रहा था कि लोगों में ज़्यादा बेचैनी है। राजनीतिक दलों में उस वक्त तक, जहाँ तक मैं समझ पाया, जरूर बेचैनी थी कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा, क्या वगैरह एजेंडा क्या होगा, ये सब चल रहा था। लेकिन लोगों में बेचैनी बहुत थी कि भाई कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए। जो समर्थक थे सत्ताधारी गठबंधन के वो चाहते थे कि सरकार बनी रहे, जो नहीं चाहते थे, जो बदलाव चाहते थे, वो अंदर से काफ़ी बेचैन थे। लेकिन दोस्तों जब चुनाव हो रहा है तब नज़र आ रहा है कि सच पूछिए तो सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी जैसी मुझे नज़र आ रही हैं जो सचमुच बेचैन हैं, सचमुच जिनमें गंभीरता है। यहाँ बेचैनी का जो शब्द है, बेचैन शब्द जो है, वो मैं पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। बेचैनी का मतलब जो वो चाहते हैं, जो उनका एजेंडा है, जो उनका मुद्दा है, उसको लेकर वो काफ़ी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, जो मकसद है उस मकसद को हासिल करें। तो ऐसे में दो पार्टियां मुझे साफ नजर आ रही हैं और दोनों एक दूसरे की घोर विरोधी हैं। दोनों बिल्कुल विचारधारात्मक स्तर पर, विचार के स्तर पर बिल्कुल एक दूसरे का विलोम है, यानी उलट हैं। गंभीरता से और पूरी प्रतिबद्धता से ये जो दो पार्टियां चुनाव बिहार में लड़ती नजर आ रही हैं, उनके बारे में मेरा आकलन यह है कि एक तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बिहार की दूसरे नंबर की पार्टी है। बिहार में पहले नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जो 75 सीट जिसकी विधानसभा में अभी है, जो 2020 के चुनाव में वो जीती थी, और 74 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, बिल्कुल एक सीट कम। तो दूसरे नंबर की पार्टी वो बिहार में है। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी है और जनता दल यू नीतीश कुमार जी की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। दोनों के बीच में फर्क जो है एक 74 पर है और दूसरी 43 पर है। जेडीयू को 43 सीट्स मिली थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने। तो अगर देखें तो ये जो पार्टी बीजेपी है, आप इसकी विचारधारा से सहमत हों असहमत हों वो दीगर बात है। उसके लोकतंत्र को के पक्ष में वो कितनी है, कितनी विपक्ष में है, लोकतांत्रिक ढांचे को कितना मजबूत कर रही है, कितना कमजोर कर रही है, संवैधानिकता का कितना उल्लंघन कर रही है, कितना पालन कर रही है, इस पर बहुत अलग अलग राय हो सकती है और मेरा भी अपना आकलन और अपना विचार है। लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव लड़ने की जो एक गंभीरता है, शिद्दत के साथ जो एक चुनाव जीतने की आकांक्षा है, जिसे कहते हैं ना कि अपने मकसद को हासिल करने की जीतोड़ कोशिश करती हुई पार्टी अगर नजर आती है तो वो बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी के जो समर्थक हैं और बीजेपी के जो विरोधी हैं, दोनों इस बात को मानेंगे अगर वो ऑब्जेक्टिव ढंग से देखें तो।
और दूसरी जो पार्टी जो पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जो इस चुनाव में उतरी है और लड़ रही है, वो अपेक्षाकृत छोटी पार्टी है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसका पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा था, यहां तक कि बीजेपी से भी ज्यादा था स्ट्राइक रेट। और वो पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, सीपीआईएमएल जिसको कहते हैं, जिसके महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य काफी चर्चा में रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो आमतौर पे देखा गया कि वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ हमेशा वाहन पर दिखाई पड़ते थे। तो ये जो पार्टी सीपीआईएमएल है वह सिर्फ 20 सीटों पर लड़ रही है। पिछले चुनाव में उसने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों में 12 सीटें जीत गई थी। इस बार वो 20 सीट पर लड़ रही है, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ। वहां कोई खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि सीपीआईएमएल में टिकट किसी ने खरीदा है, किसी ने बेचा है। और ये आरोप आमतौर पे बिहार में ज्यादातर पार्टियों पर लग रहे हैं, ज्यादातर पार्टियों पर लग रहे हैं कि उनके यहाँ टिकट का बंटवारा जो हो रहा है उसमें खरीद फरोख्त हो रही है। हमारे पास कोई इस तरह की कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं और जनता जो कह रही है, राजनीतिक नेता कह रहे हैं, आज तो हद हो गई। आज हद ये हो गई कि बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर, कांग्रेस के लोगों पर, जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ संभाल रहे हैं बिहार में, उन पर इस तरह का आरोप लगा दिया टिकट बेचने का। और उसमें से कुछ नेताओं ने रिजाइन कर दिया पार्टी से, जबकि वो पदाधिकारी थे और बहुत इंपॉर्टेंट पदाधिकारी थे। यह भी घटना घटी है। तो कांग्रेस का यह हाल है। बीजेपी में भी कुछ आरोप इस तरह के लगे हैं, लेकिन आमतौर पे बीजेपी में उतने आरोप नहीं हैं। अब कोई नाराज है, टिकट नहीं मिला तो उसने कह दिया कि ऐसा हुआ। लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियों में एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर से इतना कोलाहल नहीं है, इतना कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा है कि कौन टिकट बेचता है और कौन खरीदता है। ऐसी कोई बात नहीं अभी आई है सामने। कुछ एक हलकों में एक दूसरे पर है कि हमें नहीं दिया गया, उनको दे दिया गया, उनको क्यों दे दिया गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैथिली ठाकुर को मिथिलांचल के अलीनगर से चुनाव में टिकट मिल गया। अब ये बिल्कुल नई नवेली हैं, राजनीति में इनका कोई अनुभव नहीं है, तो इस पर बहुत नाराजगी है बीजेपी के, खासकर उस इलाके के जो काडर हैं, कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी हों, उनमें नाराजगी है कि भाई आपने एक गीत संगीत से जुड़ी एक प्रतिभा को अनावश्यक रूप से राजनीति के मैदान में उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि ये जीत जाएगी और जीत जाएगी तो आपको फायदा होगा। तो इस पर एक वहाँ पर नाराजगी जरूर है, खासकर उनके गांव में भी नाराजगी है, उनके कस्बे में भी नाराजगी है। उसकी वजह दूसरी है, लेकिन हाँ ये बात है कि असहमति के सुर उठे हैं। और भी कई जगहों पर कैंडिडेचर जहाँ अच्छा नहीं है या जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं, या जो दावेदार था कोई वहाँ और उसको टिकट नहीं मिला, तो वो इस तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, और उसमें गंभीरता दिखाई दे रही है। वह कई ऐसे छोटे दल हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनको मैनेज करती हुई भी नजर आ रही है। तो दंड फंद सब कर रही है, यानी जितने तौर तरीके होते हैं चुनाव जीतने के, सब में वह सक्रिय दिखाई दे रही है। और फेवरेबल तो है ही है भाई, उसके लिए सब कुछ कंडीशंस, वो सत्ताधारी दल है और सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तिकड़म का सहारा लेती है। और अब तो एसआईआर भी है, चुनाव आयोग पर आरोप लगता है इस समय देश में कि वो सत्ता पक्ष का समर्थन करता है अंदर से, और विपक्ष के बिल्कुल उसकी बात ही नहीं सुनता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर पूरे देश, क्या दुनिया के कई हिस्सों में जो मीडिया में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो उसको बहुत फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो वह पार्टी भी चुनाव को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रही है। कहीं भी वो कोई कैजुअल नहीं दिखाई देती है, कहीं भी वो हल्कापन नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी वो आलस्य नहीं दिखाई दे रही है। हमेशा डायनेमिक, सक्रिय, गतिशील है।
अब उसके नेता अमित शाह 3 दिन बिहार में रहे, और इसके अलावा जिस दिन नामांकन करना था 5-6 मुख्यमंत्रियों को उतार दिया मैदान में। और अभी इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता जा ही नहीं रहे हैं, वो कहीं रैली वैली नहीं कर रहे हैं। पहले कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से टिकट की माथापच्ची में परेशान है। टिकट तय नहीं हो पा रहा है, अभी भी कईयों के टिकट नहीं तय हो पा रहे हैं, और तालमेल गठबंधन के बीच में वो तो बिखरा पड़ा है। बताते हैं कि 9-10 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठबंधन, जो महागठबंधन जिसको बोलते हैं इंडिया ब्लॉक का जो बिहार चैप्टर है, उसमें जो घटक दल हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं 9-10 सीटों पर। अब ये स्थिति है। लेकिन अगर इन पार्टियों में देखा जाए तो सीपीआईएमएल एक ऐसी पार्टी है जिसके पॉलिटिकल कमिटमेंट पर, जिसकी मेहनत पर और उम्मीदवारों की गुणवत्ता पर भी कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं है। जो उसकी विचारधारा है उसके हिसाब से उसने अपने हिसाब से बेहतरीन कैंडिडेट्स दिए हैं। और आज अभी जैसे उदाहरण के तौर पे उसके 2 कैंडिडेट्स बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल छात्र जीवन से निकले हुए हैं कुछ ही दिन पहले। अभी एक तो छात्र ही हैं, अभी भोरे निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ कैंडिडेट बदलना पड़ा सीपीआईएमएल को, तो वहाँ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष रहे हैं यूनियन के पहले, जस्ट पिछले साल, उनको उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया है, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी लड़ रहे हैं बहुत ही भारी भरकम व्यक्ति के साथ जो कि जेडीयू के हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है वो। धनंजय जो हैं छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के, और स्वयं वंचित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और वो चुनाव मैदान में हैं। तो ये दूसरी दिव्या गौतम है। दिव्या गौतम एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, और इसके अलावा वो छात्र आंदोलन से निकली हैं। वो सीपीआईएमएल से जुड़े एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसकी एक्टिविस्ट रही हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं, और बहुत डायनेमिक हैं। अभी संभवतः वो शिक्षक हैं। इसके अलावा उनका एक परिचय और भी मीडिया में काफ़ी प्रमुखता पा रहा है कि वो सुशांत राजपूत जो एक एक्टर थे, बहुत ही अच्छे एक्टर माने जाते थे। मैं तो फिल्में बहुत कम देखता हूँ, और ख़ासकर नई जनरेशन के लोगों की बहुत कम देखा हूँ, तो मुझे मैं नहीं देख पाया उनकी फिल्में। लेकिन उनकी ये बहन है, ममेरी बहन, तो इस नाते भी उनका काफ़ी प्रचार है। लेकिन वो कमिटमेंट उनके साथ भी है, बहुत ही ज़बरदस्त, और बोलती बहुत अच्छा है। तो वो पटना के दीघा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। महबूब आलम उनके जो नेता हैं हाउस में, वो बलरामपुर जो कटिहार का है, कोसी क्षेत्र सीमांचल से लगा हुआ, उस इलाके के हैं, बहुत पॉपुलर कैंडिडेट हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आमतौर पे जितने सीटिंग हैं उनमें से सबको दिया है उन्होंने, और जिन सीटों पर वो पिछली बार हार गए थे वहाँ नए कैंडिडेट्स दिए हैं। तो बड़ा दिलचस्प उनका है सीट अरेंजमेंट। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है कि 101 सीटों पर इस बार लड़ रही है। पिछली बार वो लड़ी थी 110 सीट पर 2020 में, और 74 सीट पाई थी। इस बार 101 सीट पर 101 सीट पर जेडीयू भी लड़ रही है, जिसने 43 सीट पिछली बार पाई थी। और आपको बताएं पिछली बार उनकी सीटें ज़्यादा थीं, 115 सीटों पर लड़ी थी जेडीयू, लेकिन 110 पर इस बार बीजेपी लड़ रही है। पिछली बार लड़ी थी, इस बार सिर्फ 101 पर लड़ रही है। और उसने भी जो कैंडिडेट्स दिए हैं अपने, उसमें 16 सिटिंग एमएलएज जो अभी एमएलएज हैं, उसमें 16 का केवल नाम काटा है, बाकी ज़्यादातर को उन्होंने टिकट दे दिया है, और शेष अन्य लोगों को लिया है। तो बहुत दिलचस्प ये लड़ाई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने इस कार्यक्रम में कि कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, और जो इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते जो लोग हैं, जो उससे नाराज़ लोग हैं, उन सभी लोगों के एक तरह से वो बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी नज़र में, और वो एक तरह से स्टार अट्रैक्शन है। मतलब सभी विपक्षी दलों के बीच में वो एक स्टार नेता की तरह इमर्ज किए हैं पिछले 3-4 सालों में, अपनी यात्राओं के कारण और अपनी बातचीत के कारण भी, जो जिस तरह सोशल जस्टिस और तमाम इश्यूज़ को उठा रहे हैं। लेकिन उनका इम्पैक्ट, उनकी चमकती हुई राजनीति का कोई प्रभाव बिहार में पड़ता नज़र नहीं आ रहा है, खासकर उनकी पार्टी पर। उनकी पार्टी लग ही नहीं रहा है कि वो राहुल गांधी की वैचारिक तेजस्विता, चमक
उससे कहीं भी रोशन हो रही है उनकी पार्टी। लगता है कि उनकी पार्टी वही है जो पहले ज़माने में थी, पिछले कई सालों से। वही लस्त पस्त, इधर उधर जूझने वाली, टकराने वाली, कमज़ोर होने के बावजूद एक दूसरे की टांग खींचने वाली अपने ही अंदर पार्टी में। और बहुत बुरी हालत है उस पार्टी का। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे से लगाए जा रहे हैं और पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। ऐसी सीटों पर भी लड़ना चाहती है जहां उसकी हालत बहुत खराब है, जहां कोई जनाधार नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में इस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद, वहां भी जो पिछले चुनाव में जिस शिद्दत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैंने वो देखा था वो माहौल। तो 2020 वाला माहौल इस पार्टी में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई आलस्य है, एक बहुत कैजुअल वे में चीज़ों को लिया जा रहा है। अगर ऐसा न होता तो ये टिकट को लेकर जो झगड़े हैं, सीटों को लेकर झगड़े हैं गठबंधन के अंदर, वो सामने ही नहीं आता। अगर राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी के तौर पे पहले ही लीड लिया होता कि भाई इसको सेटल करना है हमें हर हालत में, और अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठ गए होते तो ये मसला हल हो गया था कब का। लेकिन ये लिंगर ऑन करता रहा, तो वो भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती, वो एक इन्वॉल्वमेंट या एक गंभीरता नहीं दिखाई देती जैसे कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रही है। तो ये दो पार्टियां, खासकर कांग्रेस और आरजेडी, इनका हाल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कैंडिडेट्स आरजेडी कुछ अच्छे दे रही है कुछ जगहों पर, कुछ जगह बहुत बुरे भी दे रही है। कुछ जगह उसने अपने अच्छे उम्मीदवारों को विड्रॉ करके और ऐसे उम्मीदवार दे दिए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जो उसका सामाजिक आधार है, ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना ही नहीं चाहेगा, लेकिन न जाने क्यों दिया है। इस मामले में जेडीयू बहुत कोशिश करती नजर आ रही है। जेडीयू ने, हालांकि वहां भी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं उस पार्टी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि उसकी जो लिस्ट है वो कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले ज़्यादा बैलेंस्ड है। लेकिन गंभीरता उनके यहाँ भी नहीं है, क्योंकि एक कुशल नेता नीतीश कुमार जो हैं, वो अपनी स्थिति के कारण, मौजूदा स्थिति के कारण, जिसमें जाहिर है समस्या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी बताई जाती है और एक उम्र के बाद एक शिथिलता भी आती है, तो वो डायनेमिज्म नहीं है लीडरशिप में जो नीतीश कुमार की एक तरह से पहचान हुआ करता था। और दूसरे जो नेता उनकी पार्टी के हैं, संजय झा या अन्य लोग, वो नीतीश कुमार जैसे हो नहीं सकते हैं। लोग तो नीतीश कुमार के कारण वोट देते हैं इस पार्टी को, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी के खास तौर पे लोग। तो उन क्षेत्रों में, उन हलकों में पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार कुछ दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर गंभीरता देखनी हो, अगर प्रतिबद्धता देखनी हो, अगर तैयारी देखनी हो, कमिटमेंट देखना हो, शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती हुई जमात देखनी हो, तो वो दो है। बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, जिसको राइट विंग पार्टी माना जाता है, और दूसरी तरफ सीपीआईएमएल, जिसको लेफ्ट विंग पार्टी माना जाता है। तो आज दोस्तों इतना ही। कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर बताइएगा। हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि हम किस तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं, और स्वयं सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर भी करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।